देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब देखो सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है, ठीक है ना। मतलब सर्कुलर मोशन जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, भाई हम सर्कल में गोल गोल घूम रहे हैं। तो दो तरीके से घूम सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल, जैसे तुम साइकिल या कार ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो ज़मीन पे, एक तो वो हो गया, उसको कौन सा सर्कल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब ऐसे, जैसे एक रस्सी में हमने ये बांधा कुछ भी, ठीक है ना, और इसको रस्सी में बांध के ऐसे ऐसे जोर से घुमा दिया वर्टिकल सर्कल में। होता क्या है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में ना ग्रेविटी का रोल नहीं होता, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कोई खास वैसी वो नहीं पड़ती है, ठीक है ना। ज़रूरत पड़ती है फ्रिक्शन के अगेंस्ट, अगर आपने कुछ फार्मूले ट्राई किए होंगे, लेकिन वैसे स्पीड को ज़्यादा वेरिएबल नहीं बनाता है, क्योंकि जी वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर। लेकिन जब वर्टिकल सर्कल में किसी पत्थर को रस्सी से बांध के मान लो हम हवा में ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि उसकी स्पीड जो होती है जैसे जैसे ऊपर तक जाता है वैसे वैसे कम होती जाती है, ठीक है ना। तो देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़, मान लेते हैं कि कोई रस्सी है और रस्सी से हमने कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल को ऐसे बांध दिया है, ठीक है। अभी देखो होने वाला क्या है, यहाँ पर मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ इसको स्ट्रिंग, मतलब मैं रस्सी लिख रहा हूँ, या धागा आप समझ सकते हैं, थ्रेड। आगे जाके पता है क्या होगा, आगे जाके ये जो रस्सी है ना, इसकी जगह मैं एक रॉड ले लूँगा। क्या चीज़, रॉड। जैसे रॉड मैंने ऐसे ले ली, अब रॉड को घुमा रहा हूँ मैं, तो रॉड वाला केस होने को वो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, समझ रहे हो। लेकिन रॉड के केस में चीज़ें अलग आने वाली हैं, रस्सी के केस में अलग आने वाली है, ठीक है ना। बाद में होगा कि बिना रस्सी के पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है ना। वो कैसे होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा कि मान लो एक ऐसा सेटअप बनाया, इसमें जैसे ये तार है, जैसे मान लो वायर ले लिया हमने, ठीक है, जो हम गले में माला पहनते हैं उस टाइप की चीज़ ले ली हमने कुछ, ठीक है ना, रस्सी या फिर तार। आप बोलोगे रस्सी सर ऐसे गोल गोल कैसे टिकेगी, तो ऐसे मुड़ जाएगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको तार एज्यूम कर लो, माला जैसे हम गले में पहनते हैं। और ये एक मोती है, माला में जो मोती होते हैं, ठीक है ना, वीट जिसको बोलते हैं मोती। तो होगा क्या कि हम इसको ऐसे धक्का देंगे, हम ऐसे पुश करेंगे, तो ये क्या होगा, ये मोती गोल गोल घूमता हुआ जाएगा। अब कंडीशन है कि अगर तुमने हल्के से ऐसे धक्का दे दिया, हल्के से, तो हो सकता है यहाँ तक चढ़े। बहुत जोर से धक्का दोगे तो ये पूरा घूमते हुए यहाँ तक चक्कर लगा लेगा। अदरवाइज क्या होगा, तुमने हल्के से ऐसे धक्का दिया तो यूं देखो, और फिर थोड़ी थोड़ी देर में बहुत ही हल्के से धक्का दिया तो क्या होगा, ये मोती यहाँ तक आएगा ऐसे, ये इस तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब एक मिनिमम वेलोसिटी तो हमको इसको देनी ही पड़ती है, जिससे क्या कर पाए बेटा, एक चक्कर कर पाए। यहाँ पे देखो रस्सी नहीं है, फिर भी ये चक्कर में घूम रहा है, एक ऐसा सेटअप अरेंजमेंट है। इसके बाद आप एक सिस्टम और पढ़ने वाले हो, वो क्या सिस्टम होगा, थर्ड सिस्टम। वो कुछ ऐसा होगा कि एक हमने मान लो ऐसे कोई भी रिंग ले ली। रिंग किसकी बनी हुई है बेटा, लोहे की, समझ जाओ, मुड़ेगी नहीं, मतलब धागे की नहीं है, ये एज्यूम करना है कि स्ट्रेट है बिल्कुल। और एक धागा और है, एक रिंग और है। अब ये हॉलो है, ये अंदर से क्या है, हॉलो। और यहाँ पर हम कोई चीज़ डाल देंगे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, ऐसे फंसा दिया। जैसे आपने वो देखा है, गाड़ी का टायर है, मान लो गाड़ी का टायर कैसा होता है अंदर से। अब वो तो आप बोलोगे सर वो तो दब जाएगा, जो टायर के अंदर की ट्यूब है, मैं ब्लैक कलर की ट्यूब बोल रहा हूँ, गाड़ियों में साइकिल में जो ट्यूब होती है ब्लैक वाली, वो जब उसमें हवा भर दोगे तो वो कैसी हो जाती है, कुछ इसी तरीके की हो जाती है, ठीक है ना। कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर आप एज्यूम कर लो, मैं ये बोल रहा हूँ। और यहाँ पर मास है, ठीक है ना। अच्छा ये चीज़ इधर से खुली है, मैं इस मास को ऐसे धक्का दूंगा तो ये क्या करेगा बेटा, ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो कहने को ये भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ये मोती जो माला में घूम रहा है ये भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। और धागे में पत्थर बांध के, ये तो सिंपल अरेंजमेंट है, सबसे सिंपल अरेंजमेंट है, ज़्यादा बात इसी की होगी। मतलब आपकी 80% प्रॉब्लम जो है वो इसी पे पूछी जाती है, किस पे, ब्लॉक और रस्सी वाले कॉम्बिनेशन पे। कुछ रेयर केसेस में ऐसे मोती वाला केस भी पूछा जाता है कि भाई बताओ कितनी स्पीड से दें कि ये मोती यहाँ तक चला जाए, या ये मोती कहाँ तक चला जाए, एक पर्टिकुलर पोजीशन तक चला जाए, कि भाई बोल देगा यहाँ से कुछ एंगल 60 डिग्री तक चला जाए, बताओ कितनी ताकत से इसे फेंकूँ या कितनी वेलोसिटी से फेंकूँ कि मोती जस्ट यहीं तक जाए, इससे ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। अब तुम कौन से फॉर्मूले लगाओगे, ठीक है ना। ये आधे एक एक पेज के न्यूमेरिकल जाते हैं, तो हम इनके कॉन्सेप्ट सीखेंगे पहले।
प्रॉब्लम समझ में आ रही है तुम्हें? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा कि भाई कितनी स्पीड से फेंकोगे तो यहाँ तक जाए, या पूरा चक्कर लगाए, या यहाँ से लौट के वापस आ जाए, कुछ इस टाइप की बातें होंगी। और यहाँ पर भी रस्सी में भी यही सारी चीज़ें पूछी जाने वाली है। तो इसको कहते हैं वर्टिकल सर्कल मोशन, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम आपसे आएंगी इस चैप्टर में। आप क्या सीखोगे? कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम। मिसलिनियस प्रॉब्लम में आप क्या सीखोगे भाई? इस तरीके से कुछ होगा, एक रैप टाइप का रैप आप बोल सकते हो, ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, कोई ब्लॉक ऐसे फिसल के आया है ना, ऐसे फिसल के आया, मान लो म्यू इक्वल टू 0 है, इस टाइप की प्रॉब्लम बनती है। और आगे उसने पाथ कैसा कर दिया बेटा इसका? सर्कुलर, है ना, ऐसा सर्कुलर कर दिया। तो बोला जाएगा कि बताओ इस हाइट से फेंके जाएगा तो ये कहाँ तक पहुँचेगा ब्लॉक। या कोई बोलेगा भाई मास, ये पर्टिकुलर हाइट मान लो 10 मीटर है, 10 मीटर से फेंक रहे हो, है ना, 10 मीटर से फेंक रहे हो तो ये कहाँ तक चक्कर लगाएगा? पूरा गोल चक्कर लगा लेगा क्या? या फिर मान लो आप कम हाइट से फेंकोगे, यहाँ से मास फेंकोगे तो बताओ, वही पुराना क्वेश्चन कि बताओ ब्लॉक कहाँ तक। तो ये आपको लगेगा ये तो कुछ नई बात पूछ रहा है, नया कुछ नहीं है सब यही जो सर्कुलर मोशन के हैं, कॉन्सेप्ट इसी के हैं, बस ये मिसलेनियस प्रॉब्लम करके पूछी जाती है। तो यही मेंस की प्रॉब्लम है। एडवांस की प्रॉब्लम कैसे बनती है? एडवांस की प्रॉब्लम में यहीं पर बेटा एक फ्रिक्शन फोर्स डाल देगा, यहीं पर एक स्प्रिंग लगा देगा कि स्प्रिंग को भी कंप्रेस कर रहा है, वो सब चीज़ें। मतलब एडवांस क्या करता है? एडवांस अलग अलग कैटेगरी को ना मिक्स कर देता है आपका। जैसे फ्रिक्शन भी ले आएगा, वो स्प्रिंग भी ले आएगा, वर्टिकल सर्कल मोशन भी होगा ट्रांसलेशन की जगह। तो हमें शुरुआती तौर पे कैसे पढ़ना चाहिए? हमें एक एक कंपोनेंट को अलग अलग पढ़ना चाहिए। जैसे वर्टिकल सर्कल मोशन अलग पढ़ना चाहिए, स्प्रिंग के बारे में अलग से क्वेश्चन करने चाहिए। और मान लो फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स हैं तो भाई फ्रिक्शन कैसे काम करता है जब ये चल रहा होता है, तो ये अलग पढ़ना चाहिए। मान लो कई बार तो बहुत ही मुश्किल बनाने के लिए क्या कर देता है भाई, वो ऐसा कर देता है कि एक वेज ले लेता है और वेज के ऊपर ये चला देता है। आप बोलोगे सर ये वेज क्या चीज़ है? ये ट्रायंगल जैसा लकड़ी का गुटका जैसा दिख रहा है, लकड़ी का शेप, ये है वेज, सिंपल इंक्लाइंड प्लेन। जब ये ब्लॉक नीचे चलता है तो वेज पीछे को चलता है। आप बोलोगे ये क्यों चलेगा भाई? ये यहाँ से फिक्स है ही नहीं। और नॉर्मली हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इसे रोक लेता है पीछे बढ़ने से। पर अगर मैं बोल दूं कि भाई फ्रिक्शन 0 है, फ्रिक्शन क्या है? 0, उस केस में तो वेज पीछे चलेगा। समझ रहे हो ना? तो इस टाइप की प्रॉब्लम। अब आप बोलोगे सर इसमें सर्कल का क्या यूज होगा? भाई सर्कल का यूज होगा, लेकिन आप बोलोगे सर वेज का क्या यूज होगा? जब ये आगे बढ़ रहा होगा तो बढ़ने के साथ साथ ये पीछे भी बढ़ रहा होगा, मतलब आगे तो बढ़ रहा है, पर वेज इसका जो ग्राउंड है ना, सपोर्ट जिस जमीन पर टिका हुआ, वो जमीन ही खिसक के पीछे बढ़ गई है। तो आप बोलोगे सर ये तो मुश्किल सा लग रहा है, तो हमसे होने का नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमें कैसे पढ़ना चाहिए, चीज़ों को इंडिविजुअली पढ़ना चाहिए। जैसे वेज की प्रॉब्लम हमें अलग से करनी चाहिए रिलेटिव मोशन की, कि भाई ये ब्लॉक आगे गया तो वेज पीछे कैसे गया। वेज का कॉन्सेप्ट क्या था? जो रिकॉइल वाला आपने सुना होगा, बंदूक से गोली छोड़ी तो बंदूक कितना पीछे गई, या बोट पे आदमी चल के नाव पे आगे चल रहा है, मतलब नाव कौन सी? जो पानी में स्टेशनरी है, मतलब रुकी हुई नाव है, तो नाव थोड़ा पीछे को हटती है अगर आप आगे चलते हो, कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना चाहिए? इन चीज़ों को अलग अलग पढ़ना चाहिए। और मेंस हो चाहे एडवांस हो, उसमें जब वो मिक्स करके दे देगा वो हमारे लिए एक चैलेंज होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए लर्निंग का, ठीक है। तो अभी मैं एक इंडिविजुअल टॉपिक आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? वर्टिकल सर्कल मोशन। फिर आप देखो इसको मिक्स करके कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बनते हैं, वो आप कर ले जाओगे, वो मुश्किल नहीं होगा, पर आपको सिंगल चीज़ों को समझने पे जोर देना है, ठीक है। तो इधर देखो बेटा, इधर देखो, अब देखो क्या कर रहे हैं हम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन देख रहे हैं, ठीक है ना। वर्टिकल सर्कल मोशन में क्या चीज़ होने वाली है? जैसे अभी मैं सिंपल स्ट्रिंग का केस डिस्कस कर रहा हूँ। एक रस्सी है भाई, ठीक है, एक रस्सी के नीचे क्या है? एक पार्टिकल को हमने लगा रखा है, इसका मास m है, ठीक है। अब किसी आदमी को क्या करना है भाई? इसको धक्का देना है आगे को, ऐसे हल्के से। अगर आपने इसको बहुत हल्के से धक्का दिया यूं ऐसे, तो ये क्या होगा बेटा? यहाँ तक जाएगा, ऐसे लौट आएगा, ये देखो। अगर आपने तेजी से धक्का दिया और हल्के से ज्यादा तेजी से धक्का दिया तो क्या होगा? यूं फिर लौट आएगा। और आपको कम से कम एक मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिससे ये क्या कर जाए बेटा? जिससे इस वाली 3 बजे वाली कौन सी पोजीशन, जब घड़ी में 3 बजते हैं, उस वाली पोजीशन को पार कर ले, ऐसे यूं, ठीक है। कम से कम ये स्पीड देनी पड़ेगी, ये हमें पता करना है। और फिर अगर आपने ज्यादा स्पीड दे दी इसको तो ये क्या होगा? ये कहाँ तक पहुँच जाएगा? 12 बजे तक पहुँच जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? 12 बजे तक का मतलब ये पत्थर पूरा एक चक्कर ऐसे कर लेगा कंप्लीट। बस कंप्लीट सर्कल कब होता है? जब ये पार्टिकल क्या कर लेगा बेटा? आधा चक्कर अगर ये पार्टिकल पहुंच गया तो आप यकीन मानो ये फिर पूरा सर्कल तो कर ही लेगा। अगर आधा सर्कल तक ये पहुंच गया ना तो ये पूरा सर्कल इसका हो ही जाएगा।
अभी मैं बिल्कुल लॉजिकली प्रूफ के साथ आपको ये बात बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी मैं आपको जनरल बातें बता रहा हूँ। तो यही वेलोसिटीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है कि भाई कम से कम किस स्पीड से फेंकें कि ये कहाँ पहुँच जाए आपका, कम से कम आधा सर्कल या पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना ले या फिर 1/4 सर्कल बना ले, कुछ इस तरीके की बातें पूछी जाएंगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको एनालाइज करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालाइजिंग देखो हम करने वाले हैं एनालाइजिंग वर्टिकल सर्कल एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे हम इसको एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। अब आपके मन में आएगा सर एनालाइज का क्या मतलब है। हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि एक सर्कल बना लिया हमने, ठीक है, एक रस्सी बना ली बेटा, रस्सी से एक पार्टिकल को बांध दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको कुछ स्पीड देने वाला हूँ u, मैंने मान लिया u स्पीड इसको दे दी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। इस पोजीशन को कुछ नाम दे दो बेटा, 1 2 3 और 4। पार्टिकल सबसे पहले हमने u स्पीड दी, पार्टिकल पूरा चक्कर लगा रहा है, आपने कम से कम इतनी स्पीड दी है कि पार्टिकल पूरा एक सर्कल बना रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूँ अभी, ठीक है। जब ये रस्सी में पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा होगा, कहाँ पर, P पॉइंट पर, है ना, इस पोजीशन पे पहुँचा होगा किसी न किसी टाइम पे, उस समय हमें सिचुएशन को एनालाइज करना है। तो अगर मैं बोलूं कि इस पार्टिकल का मास m है, ये गिवन है, इसका कुछ वजन भी होगा ना, जिस पार्टिकल को, धागे का तो देखो कुछ वजन है नहीं, तुम जिस पार्टिकल को धक्का दे रहे हो उसी में तो वजन है, उसी में तो वेट है, इसका कुछ मास होगा। अगर मैं बोलूं कि इस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम आप बताओ मुझे, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है इस समय ये पार्टिकल कैसा महसूस कर रहा है, इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस बता दो आप मुझे, कुछ बात समझ में आ रही है, तो ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो भाई इसका खुद का वजन भी तो होगा mg, सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या लिखनी है, उसका खुद का वेट लिख देना है mg, और mg हमेशा नीचे को लिखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आप ये बताओ कि अगर किसी चीज़ को घुमाना हो बेटा तो क्या चीज़ चाहिए होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कहने का मतलब पार्टिकल पे सेंटर की तरफ को एक फोर्स लगना चाहिए हमेशा। आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, मैं थोड़ा सा आपको जनरल एक्टिविटी बता रहा हूँ कि जो हमारी डेली लाइफ में होती है। जैसे मान लो ये धागा है, ऐसे एज्यूम कर लो, ये दिख गया धागा, ये देखो, और ये कोई पार्टिकल है, ये देखो, ये देखो, है ना, दिख गया धागा। बस इमेजिनेशन ही फिजिक्स है बेटा, ठीक है, जिसने इमेजिन कर लिया उसको फिजिक्स आ गई। ये देखो, ये छोड़ दिया, ये, ठीक है। अब आप समझो मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जब आप इस पार्टिकल को ऐसे घुमाते हो, ऐसे देखो, ये घूम गया, ये घूम रहा है, ठीक है। जब आप इस पार्टिकल को ऐसे घुमाते हो, ठीक है ना, तो आप अपने हाथ को जरा स्लो डिग्री में देखो। यूट्यूब में होता है ना एक ऑप्शन 0.25x, एक होता है 1x, हम नॉर्मली किस में पढ़ाते हैं, 1x में। जब कोई स्लो टीचर होता है तो हम क्या कर लेते हैं, 2x कर लेते हैं, और जब कोई बहुत तेज पढ़ा रहा है तो क्या कर लेते हैं, 0.25। अभी 0.25 कर लो आप, और मेरे इस हाथ के मोशन को देखो, ये तो घूम रहा है बेटा, ऐसे देखो, ये तो घूम रहा है ऐसे। अब वो पत्थर भूल जाओ कहाँ घूम रहा है, ये धागे बंधा हुआ है। मेरे हाथ को देखो जरा ध्यान से, इसके मोशन को देखो। जब ये पत्थर ऊपर है ना, आप इमेजिन कर सकते हो अभी पत्थर कहाँ होगा, मेरा अंगूठा ये है ऊपर, ये देखो। जब मेरा ऐसे है हाथ तो पत्थर कहाँ होगा, ऐसे। मैं ऐसे खींच रहा हूँ उसे, ऐसे ला रहा हूँ, देखो ये ऐसे। और जब पत्थर यहाँ पर है तो मेरा अंगूठा कैसे हो गया, ऐसे। और जब पत्थर हो गया ऐसा, मेरा हाथ उस पत्थर के अकॉर्डिंग घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। मैं हमेशा अपनी ताकत से ना, अपनी मसल पावर को खर्च करके उस पत्थर पर सेंटर की तरफ को खिंचाव महसूस करवा रहा हूँ, उस पत्थर को एक अंदर को फोर्स लगा रहा हूँ अपने हाथ से। हाथ थक रहा है लेकिन वो पत्थर घूम रहा है, और मैं उस धागे के जरिए उस पत्थर पे फोर्स लगा रहा हूँ। और मेरे लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन क्या है, मेरे खुद के सेंटर की तरफ। ये उंगलियां ही मेरा सेंटर है। आप दूसरी चीज इमेजिन कर लो, मान लो भाई अगर कोई प्लेनेट है, ये सन है। अब एक चीज बताओ, जैसे ये पत्थर है, इसको अगर आपको घुमाना है और मान लो तेज घुमाना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपके हाथ ज्यादा थकेंगे। इसका मतलब आप सेंटर की तरफ को है ना, सेंटर की तरफ को ज्यादा फोर्स लगा रहे हो। इसका मतलब आप देख लो, कोई चीज ऐसे तेज घुमा रहे हो आप, एक घूम रही हल्के हल्के आराम से आप घुमा रहे हो, एक घुमा रहे हो आप तेज। बेटा तेज में हाथ थक रहा है क्योंकि हाथ से आप ज्यादा ताकत लगा रहे हो उस पत्थर पे। और आपके द्वारा लगाई गई ताकत अगर बढ़ गई तो क्या बढ़ जाएगा, उस पत्थर की स्पीड बढ़ जाएगी।
सिंपल सी बात है। और आप किधर को फोर्स लगाते हो, जो फोर्स आप लगा रहे हो ना, बस उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंटर की तरफ को लगने वाला फोर्स। अगर कोई आदमी ऐसा सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगाएगा पत्थर पे तो पत्थर घूमेगा ही नहीं। तो पत्थर को घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, इस धागे का क्या काम है? उस पत्थर को सेंटर की तरफ, मान लो ये सेंटर है और ये पत्थर है, इस पत्थर को सेंटर की तरफ को एक फोर्स प्रोवाइड करना है। हाथ ने प्रोवाइड तो कर दिया, पर हाथ में पकड़ के तो नहीं घुमा सकता ना मैं पत्थर। घुमा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने धागे में बांध रखा है। तो धागे का काम है कि मैंने जो फोर्स लगाया उस फोर्स को उस पत्थर तक ट्रांसफर करवाना, ये काम है धागे का। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या जरूरी है? ये फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ, ये इस धागे का होना, फोर्स का होना जरूरी है, धागे का होना। धागा क्या कर रहा है बेटा? फोर्स को ट्रांसफर कर रहा है। आप बोलोगे सर बिना धागे के क्या फोर्स ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैग्नेट के केस में क्या बिना टच के फोर्स ट्रांसफर होता ही नहीं होता? इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में आप भले ही देखते नहीं हो रियल लाइफ में, मैग्नेट को आप देखते हो लेकिन चार्जेस को आप देखते नहीं हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो आप यकीन कर लो, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखा है, बिना किसी रस्सी के ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है, और बिना किसी रस्सी के अगर प्लस प्लस है तो ये रिपेल कर सकता है। धागे के बिना इसने अपना फोर्स इस पर ट्रांसफर कर दिया, नहीं कर दिया। इनको फील्ड फोर्स बोला जाता है। कैसा फोर्स बोला जाता है? फील्ड फोर्स। हमारी बुक में एनसीईआरटी में हमें 3 फील्ड फोर्स के बारे में पढ़ना होता है। कौन से फील्ड फोर्स? बोलो बोलो। ग्रेविटेशनल फील्ड। भाई ग्रेविटेशन क्या चीज है? ये बताओ कि ग्रेविटी बिना किसी चीज को टच किए हुए ग्रेविटी अपनी तरफ अर्थ खींच रही नहीं खींच रही है? अर्थ पकड़ के खींच नहीं रही है अपने आप, बिना किसी चीज के, बिना कांटेक्ट के। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी बोला जाता है इनको, बिना टच के आप फोर्स लगा रहे हो। इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब होता है यहाँ रेडिएशन से। फील्ड का क्या मतलब बेटा? रेडिएशन। और तीसरा कौन सा होता है? मैग्नेटिक। हमें इन 3 के बारे में स्टडी करना होता है। वैसे तो कहने को न्यूक्लियर वगैरह भी हैं, बट वो ऐसा कोई डिटेल में है नहीं। मेन एनालाइज हमें ये 3 चैप्टर के नाम से जो है वो यही चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, यही फील्ड है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे सन है, सन के चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा? प्लैनेट। सन के चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? प्लैनेट। क्यों रिवॉल्व कर रहे होंगे आप सोचो ना, क्यों घूम रहे हैं? भाई सेंटर की तरफ को एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स है G m1m2/r²। अगर ये अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो प्लैनेट रिवॉल्व नहीं करते। और खासियत ये है इस फोर्स की, जब प्लैनेट यहाँ चला जाएगा तब भी इस फोर्स की डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि फोर्स की डायरेक्शन सर -i की तरफ है तो यहाँ पर भी -i ले लो Gm1m2/r², ऐसा नहीं होता। फोर्स की डायरेक्शन की तरफ होती है बेटा? सेंटर की तरफ को। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन है सेंटर की तरफ तो समझ जाओ, अगर कोई चीज चल रही है, किसी में वेलोसिटी है और उस पर लगने वाला फोर्स अगर सेंटर की तरफ लग जाए तो समझ जाओ कि वो सर्कुलर पाथ करेगा। यही काम कुछ मैग्नेटिक फोर्स में होता है। मैग्नेटिक फोर्स अंदर को लगता है QV×V, आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, है ना, जब 12th में आ जाओगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपको ये तो आपने बहुत सुना ही होगा 10th में भी, कि सेंटर पे है बेटा पॉजिटिव चार्ज, है ना, और न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। हालांकि ये कहानी भी अधूरी है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमता बेटा, आपको पता ही है, वो जिगजैग ऐसे घूमते हैं, है ना, ये px ऑर्बिटल में ऐसे घूमते हैं, ये पाथ होता है। लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं बोर्ड्स मॉडल में, जैसे हाइड्रोजन मॉडल के लिए, कि ये कैसे घूम रहा है? एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अंदर की तरफ को क्या लगता है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स। ये प्रोटॉन इसको खींचता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चला जाएगा तो इसे अंदर की तरफ को खींचेगा। मतलब अट्रैक्शन फोर्स कहाँ को लगता है? सेंटर पे। और ये अट्रैक्शन फोर्स होता है पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन r², r इनके बीच के डिस्टेंस। ये भी आप 12th में सीखोगे। मैं अभी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ दुनिया में जो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, समझ जाओ वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब सेंटर की तरफ को आपका कोई फोर्स लग रहा हो तभी वो चीज़ उसको घुमा सकती है, चाहे इलेक्ट्रॉन के केस में, चाहे प्लैनेट के केस में। देखो यहाँ रस्सी नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा था, यहाँ रस्सी नहीं है। प्लैनेट के केस में भी रस्सी नहीं है। तो रस्सी जरूरी नहीं है घूमने के लिए, लेकिन बिना रस्सी के आप फोर्स कैसे लगाओगे? या तो ऐसे खास फोर्स हो तो लग जाएंगे, हाथ वाला मैकेनिकल फोर्स बिना रस्सी के ट्रांसफर नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ये एक इंट्रोडक्शन है आपका वर्टिकल सर्कुल। आप बोलोगे सर ये सब आएगा क्या एग्जाम में? नहीं, ये सब तो आपको एक चीज़ से जोड़ने के लिए कि आप समझ पाओ कि भाई वर्टिकल सर्कुल मोशन आखिर है क्या, है ना, एक इंट्रोडक्शन है। कभी एग्जाम में थोड़ी आएगा प्लैनेट कैसे घूम रहे हैं, बच्चे को पता है, ठीक है, लेकिन बताते समय ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अब जैसे हम अपने टॉपिक पे लौट आते हैं, मान लो पार्टिकल P में है, तो इस समय P पोजीशन पर पहुंचा हुआ है
तो अगर पार्टिकल पी पोजीशन पर है तो अगर मैं बोलूँ इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पहली बात तो mg लग रहा है, दूसरा अंदर की तरफ को क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स। आप बोलोगे सर ये टेंशन फोर्स कहाँ से आया होगा, भाई यहाँ पे एक आदमी भी खड़ा है जो मैंने बना नहीं रखा है, जो अपने हाथ से इस पत्थर को घुमा रहा है। अब वो हाथ से मसल पावर रस्सी के थ्रू ट्रांसफर जो भी फोर्स होता है उसको टेंशन फोर्स कहते हैं। है ये उतना ही फोर्स जितना आपने लगाया, ठीक है ना, अंदर की तरफ को टेंशन फोर्स। क्या कोई और फोर्स भी है, क्या कोई और फोर्स भी है? बच्चे बताते हैं सर एक तीसरा फोर्स भी लिख दो, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कोई नया फोर्स नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स, आप समझो इनका रिजल्टेंट ही जो अंदर की तरफ बचा वो सेंट्रीपिटल है, जो बचे हुए फोर्स को। जैसे उस प्लेनेट वाले केस में Gm1m2/r² क्या था, सेंट्रीपिटल था। इलेक्ट्रॉन के केस में Q1Q2/r² क्या था, सेंट्रीपिटल। आदमी के केस में मसल का फोर्स क्या था, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल कोई नया फोर्स नहीं है, जो सोर्स ऑफ जनरेशन है ना, जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है, उसको ही हम सेंट्रीपिटल बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही फोर्स है। पहली बात, अगर ये दो फोर्स हैं तो दो फोर्स पहली बात किधर किधर को होने चाहिए। थोड़ा सा एनालाइज कर लेता हूँ मैं। मान लो ये एंगल थीटा है, पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है ना, तो इसको मैं बोल रहा हूँ भाई मेरी वाई एक्सेस ये है और ये मेरी प्लस वाई एक्सेस है। आप बोलोगे सर ये तो ऐसा होता था वाई वाई, हम उसको एक्स एक्सिस ऐसा होता था, आपको ये लगेगा भाई ये एक्स और वाई ये किसने बनाया कि इधर को एक्स बोलेंगे, इंसान ने ही तो बोला, हमने ही तो बोला कि इधर को एक्स और इधर को वाई। ऐसा कोई जरूरत तो है नहीं। अगर इसी बोर्ड को ऐसे घुमा लिया जाए तो तुम क्या बोलोगे, सर इधर को वाई और इधर को एक्स। बस कंडीशन ये है कि 90 डिग्री होनी चाहिए, एक्स और वाई कहीं भी हो सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं होता कि सर सीधा है तो एक्स, बस 90 डिग्री है तो एक्स और वाई। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि हम x और y ऐसे मान लेते हैं, भाई ये y है और बताओ ये वाली लाइन क्या हो जाएगी आपकी, बोलो x एक्सेस हो जाएगी, ठीक है, 90 डिग्री। इस समय फोर्सेस दो लग रहे हैं बेटा। करते क्या है कि जो फोर्स y डायरेक्शन में है या जो फोर्स x डायरेक्शन में है वो तो अच्छे फोर्स हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो ना तो x में है ना y में है, क्लास का बिगड़ा हुआ बच्चा, ना तो इसकी बात मान रहा है ना इधर को आ रहा है, होता है ना। तो हमें क्या है, इसको सुधारना है। यही फोर्स है जो गड़बड़ कर रहा है। तो mg को या तो y में लेके आओ या फिर x में लेके आओ, तोड़ना होता है इसको, जैसे बच्चों को तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, क्लास में, ऐसे ही यहाँ पर इस फोर्स को भी तोड़ना होता है। कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले रिजॉल्व करना कहते हैं इसको। अगर ये एंगल थीटा है बेटा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, आप सोचो ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाई एक्सिस टाइप का हो गया स्ट्रेट लाइन, तो कॉरस्पॉन्डिंग से आप ये बोल सकते हो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो जिधर थीटा उधर mg का कंपोनेंट mg cos थीटा। आप बोलोगे सर एक कंपोनेंट इधर को भी आएगा mg sin थीटा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी उसका कोई यूज़ नहीं है तो मैं खाली लिख के ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। mg sin थीटा बस इतना करता है कि जो इसकी वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, हमेशा टेंजेंशियल, हमेशा टेंजेंशियल। तो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट क्या लगता है, mg sin थीटा। तो यही एक्सेलरेशन है g sin थीटा जो वेलोसिटी को क्या कर रहा है बेटा, कम कर रहा है। g कम नहीं कर रहा है, g sin थीटा कंपोनेंट, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये वेलोसिटी को कम कर रहा है फिलहाल। और अंदर की तरफ को क्या लग रहा है बेटा, एक टेंशन फोर्स, और नीचे की तरफ को क्या लग रहा है, mg cos थीटा। कौन सी ताकत ज़्यादा होगी, t या mg cos थीटा, या दोनों बराबर होंगे? देखो अगर ये सर्कल नहीं कर रहा होता, ऐसे ही रखा रहता, आप बोलोगे सर अगर पार्टिकल ऊपर को उठ रहा है तो t ज्यादा है, पार्टिकल नीचे को जा रहा है तो mg cos थीटा ज्यादा है, लेकिन ये तो यहीं पर है, तो कौन ज्यादा हुआ? तो ऐसे हम कह नहीं सकते। लेकिन सर्कल के केस में याद रखो आप, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो, इसका मतलब उस पार्टिकल पर अंदर की तरफ को एक फोर्स लग रहा है। आप बोलोगे सर t अंदर को लग रहा है तो नीचे भी तो mg cos थीटा लग रहा है, बेटा अंदर वाला ज्यादा है। तो अंदर वाला कितना ज्यादा है, t cos थीटा ज्यादा है आपका, सॉरी t ज्यादा है mg cos थीटा से। और ये जो फोर्स आया t माइनस mg cos थीटा, जो बचा हुआ फोर्स है अंदर को, यही नेट फोर्स है आपका। और ये नेट फोर्स ही क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक्सप्रेशन क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, इस पे बात नहीं करेंगे। mv²/r हॉरिजॉन्टल सर्कल में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर ये बात कर ली थी कि ये कैसे आता है mv²/r, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो टेंशन कितना आ रहा है बेटा, mg cos थीटा प्लस mv²/r, ये निकल के आ गया टेंशन फोर्स। अब आपको मैं 2-3 सवाल पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1,
है ना। पहला क्वेश्चन, क्या टेंशन जीरो हो सकता है? ट्रू और फॉल्स? फॉर थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 पे मैंने इक्वल का साइन नहीं बनाया, ध्यान से देखना, ठीक है। तो आप ये बताओ, अगर थीटा 0 से 90 के बीच में होगा तो टेंशन के बारे में बताओ। टेंशन जो है बेटा ये कम होगा कि ज़्यादा होगा? पहला ऑप्शन, टेंशन डिक्रीज होता रहेगा समय के साथ साथ, मतलब जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है टेंशन फोर्स कम होता रहेगा, या टेंशन फोर्स बढ़ता रहेगा? यही पूछे जाते हैं सवाल। अभी आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि सर ये कैसा सवाल है या ये पूछा जाएगा क्या? धीरे धीरे जब पूरा टॉपिक खत्म होगा तो आप रिलेट कर ले जाओगे कि ये सवाल कहाँ पूछा जाएगा। अभी तो आपको बताओ, इस एक्सप्रेशन को देख के बताना है। और दूसरी बात, सी, टेंशन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, समझ रहे हो ना? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। और डी, टेंशन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। आप बताओ बेटा क्या आंसर होगा? टेंशन क्या होगा? कम। और कोई आंसर? तुम दोनों बोलो भाई। बताओ, कम होगा ज़्यादा होगा? कम होगा। अब कम कम मत बोलो, सब कम बोल रहे हैं तो मैं पूछूंगा क्यों होगा। बता भाई, जय बता। हाँ, इसको देख के बताना है बेटा, केवल इसको देख के। बाकी कोई तुम्हारे मन में आएगा सर ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ मैं, शायद फील करने लगते हैं बच्चे ऐसे ही, ना ना, ये इक्वेशन देखो बस, मैथमेटिकली बताओ बेटा। हाँ, जीरो नहीं होगा। टी ये तो बता दिया तूने। कम होगा कि बढ़ेगा? टी जीरो नहीं होगा, बात सही है, लेकिन कम होगा कि बढ़ेगा? चलो कौन एक्सप्लेन कर? आयुष बता भाई, एक्सप्लेन कर दे। सर जो cos सर आपने सर थीटा लेगा सर, अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 रखते हैं सर, cos 90 के लिए 0 जाएगी तो सर m स्क्वायर बटे r आ जाएगा सर। तो एक्सप्रेशन कम होगा। नहीं, तुम ये कह रहे हो अगर थीटा 90 रख दिया जाए, पार्टिकल यहाँ पहुँच जाए तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। हाँ, उससे क्या होगा? तो सर m स्क्वायर बटे r आएगा, ये बचेगा t बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। उससे क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ टेंशन एक वाले पॉइंट पे ज्यादा है, मतलब ये बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 3, यहाँ पर लिख दिया 5, अरे सुन ध्यान से, यहाँ 5 लिख दिया और यहाँ 6। ये 5 और 6 क्या है? यहाँ पार्टिकल पहुंचा तो 5 और यहाँ पहुंचा तो 6। 5 पे ज्यादा है कि 6 पे ज्यादा है टेंशन? मैं ये पूछ रहा हूँ। 5 पे ज्यादा है और 6 पे कम है, यही पूछ रहा हूँ। टेंशन कम हो रही है ना, तो क्यों हो रही है कम? तुम्हारे हिसाब से टेंशन क्या हो रही है? 5 पे ज्यादा है और 6 पे कम हो रही है, क्यों हो रही है? इसको देखो, इसके अंदर छुपे हुए हैं सारे आंसर। थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा छोटा होता रहेगा। हाँ श्रेया बताओ आंसर। जब ऊपर जाएगा पार्टिकल तो वो बोल रही है कि ये वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि सर इसके अपोजिट जी साइन थीटा एक एक्सीलरेशन लग रहा है तो कम होती जाएगी। तो शायद इसको और इसको जोड़ के टी बन रहा है, तो अगर v कम होता जा रहा है तो कम संख्या जोड़ेंगे तो आंसर कम आएगा। अच्छा, इसके बारे में अगर थीटा बढ़ता जाएगा बेटा तो कॉस की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कॉस थीटा कम होता जाता है। कॉस 0 की वैल्यू सबसे ज्यादा 1, फिर कॉस 60, कॉस 30, समझ रहे हो ना? कॉस 60 की वैल्यू 1/2 कम होती जा रही है ना कॉस में वैल्यू। तो अगर कॉस कम होता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है और कॉस थीटा क्या होता जा रहा है? कम, और वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है? कम। अगर ये चीज और ये चीज कम होती जा रही है तो टी भी तो कम होगा, तो टेंशन घटेगा। लेकिन क्या टेंशन जीरो हो सकता है? बेटा टेंशन जीरो तब होगा जब ये भी जीरो और ये भी जीरो, है ना? आप बोलोगे सर ये नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव होता नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में, तो ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और अगर थीटा कॉस 90 है तभी तो जीरो होगा। मास कांस्टेंट है, मास ऐसा नहीं है कि पार्टिकल ऊपर चला गया तो वजन घट गया उसका, उतना ही रहेगा, मास तो उतना ही रहेगा। तो जीरो का भी टेंशन हो नहीं सकता, ये इंपॉर्टेंट लिख लो। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लो, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, टेंशन फोर्स cannot be zero, cannot be zero
बट वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो। ठीक है, अब ये दूसरी बात मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, वेलोसिटी कैन बी जीरो का क्या मतलब है यहाँ पर। तो ये बात हो गई। ऐसे दूसरी सिचुएशन आपको बेटा ये एज्यूम करनी है, मैं यहाँ पर तो इसी डायग्राम में बना रहा हूँ, आपको एक सेपरेट डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। ये नोट हो गया सबका, ठीक है। अब मैं इसी में सेकंड डायग्राम बना रहा हूँ, मैं पार्टिकल को पहुँचा रहा हूँ बेटा इस पॉइंट पर। मान लो पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है ना, पार्टिकल इस जगह पर पहुँच गया। अगर पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया, इसका मास m है, ठीक है, और टेंशन फोर्स अंदर को लग रहा है। आप ये बताओ इस पॉइंट पे टेंशन का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये इक्वेशन क्या बनेगी। जैसे मैंने इक्वेशन बनाई है ना, वैसी इक्वेशन बनाओ आप, केवल ट्राई करो। सेम इक्वेशन बनेगी या कुछ चेंज आएगा? अगर चेंज आएगा तो क्या आएगा? कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो? हो गया? चलो देखो इधर देखो बेटा, एंगल हमेशा वर्टिकल से एज्यूम करना है ना। एंगल को हम हमेशा वर्टिकल से मान सकते हैं। आप बोलोगे सर एंगल को हॉरिजॉन्टल से मान लिया, क्या दिक्कत है? अगर कंपैरिजन करना है तो पहले कहाँ से लिया था एंगल? वाई एक्सिस से। अभी भी कहाँ से लेंगे? वाई। जब हम कंपेयर करते हैं तो सेम डायरेक्शन से सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, तो वाई से ही एंगल को लेते हैं। और अगर मान लो यहाँ पर है बेटा, तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे को mg होगा। अगर ये थीटा, तो आप जानते हो कॉरस्पॉन्डिंग से ये भी थीटा, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लाइन से, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। कुछ चीज़ें पढ़ी हैं आपने। तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, t के साथ ऐड हो जाएगा mg cos थीटा। t के साथ क्या ऐड हो जाएगा? mg cos थीटा। आप बोलोगे सर ये कहाँ चला गया mg sin थीटा? तो भाई mg sin थीटा को अगर मास से डिवाइड कर दो तो g sin थीटा आया। ये करता क्या है g sin थीटा? ये किसके अपोजिट लग रहा है? ये वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है। ये वेलोसिटी का दुश्मन बना हुआ है। वेलोसिटी पूरे चक्कर में यही सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वेलोसिटी को कम करता रहेगा, पीछे पड़ा है उसके। वेलोसिटी ने यहाँ पर जैसी पार्टिकल आया, वेलोसिटी ने बोला ले मैंने डायरेक्शन बदल ली, क्या पता जी मेरे सपोर्ट में आ जाए। पहले डायरेक्शन कैसी थी वेलोसिटी की? ऐसी। जैसे इसने डायरेक्शन बदल ली, ये जो इसका एक्सेलरेशन था इसने भी डायरेक्शन बदल ली। समझ रहे हो ना? पूरी दुश्मनी निभा रहे हैं। तो ये हमेशा उसको कम करेगा। तो इसलिए मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ और इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। इसका ज़्यादा रोल नहीं है टेंशन फोर्स निकालने में। आप ये बताओ इस केस में अंदर की तरफ को क्या फोर्स है बेटा? नेट फोर्स पार्टिकल पर एक तो टी लग रहा है और एक mg cos थीटा लग रहा है। और यही फोर्स किसका काम कर रहा है? इसी फोर्स को मैं नाम दे दूंगा mv²/r। फिर से मेरा वही सवाल है कि अगर थीटा की वैल्यू, मतलब मैं इस पॉइंट का कुछ नाम दे देता हूँ। मैंने शायद 2 पॉइंट बोला था और 3 पॉइंट बोला था। फॉर 2 to 3, 2 से 3। 2 का क्या मतलब है? इस वाली पोजीशन से इस वाले तक, मतलब 3 बजने से 12 बजने तक, ये वाली बोल रहा हूँ बात। 2 to 3 टी क्या होगा बेटा? ऑप्शन टी डिक्रीज होगा, टी इंक्रीज होगा, टी डिक्रीज होगा देन इंक्रीज होगा, या टी इंक्रीज होगा उसके बाद डिक्रीज होगा। क्या बात सही है इसमें से? सोचो सोचो, ABCD कौन सा ऑप्शन सही लगता है? पहले डिक्रीज आया था, अब क्या आएगा? इंक्रीज। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पहले सर डिक्रीज आ गया अब इंक्रीज कर देते हैं। क्या पता अभी भी डिक्रीज आ जाए, या ये 2 ऑप्शन ये ऐसी थोड़ी है, क्या पता इनका भी कुछ यूज हो जाए कभी तो। चलो सोचो। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कैसे हो जाएगा भाई? एक्सप्लेन करो। हाँ सर ठीक है। और सर जैसे टॉप ये बात नहीं है। अरे तुम पता नहीं क्यों क्या सोच के आंसर करो भाई, इसको सोच के आंसर करना है, बस बात खत्म। इस एक्सप्रेस मैथमेटिकली आंसर करो। तुम अपने आप को यहाँ बैठा हुआ फील कर ले रहे हो, तुम सोच रहे हो अब मेरे पे कम ताकत लग रही है, ऐसा कुछ मत सोचो। सोच के होती है फिजिक्स?
सोचना चाहिए वहाँ पे जहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। यहाँ तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ नहीं सोचना है ना। जब बोलूँगा ना इनर्शिया के टाइम पे कि आप एज्यूम करो आप बस में जा रहे हो, वहाँ तुमने फील करना है कि हाँ सर ऐसा होता है। जब मैथमेटिकली आंसर करना है तो इसमें से ही बताना है। अब आप देखो जैसे जैसे वेलोसिटी तो बेटा कम हो रही है, वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पार्टिकल 2 से 3 पे जा रहा है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, 2 से 3 पे। जैसे ही पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा, ये थीटा क्या है, ये मान लो पार्टिकल 5 पे पहुँचा, मैंने इसको 5 लिख दिया। फिर पार्टिकल कहाँ पे पहुँचा बेटा, 6 पे। जब पार्टिकल 6 पे पहुँचेगा तो ये जो थीटा एंगल है ये घटेगा या बढ़ेगा, तो पार्टिकल जब 5 से 6 पे जाएगा तो बेटा थीटा घट रहा है ना। आप सोचो जब थीटा घट रहा है, थीटा घट रहा है तो इसका मतलब कॉस थीटा तो बढ़ता है ना। थीटा भाई 60 डिग्री पे, कॉस कितना होता है, जिनको नहीं आ रहा कुछ भी उनके लिए बोल रहा हूँ 1/2। और थीटा अगर 1/2 का मतलब 0.5, और थीटा अगर घट गया, घट के कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। √3/2 का क्या मतलब होता है 0.85, 1.7 होता है 1.7, 17 रुपए का आधा कितना 8.5 रुपए, 0.85। तो आप ये देखो कॉस की वैल्यू 0.5 से 0.85 हो गई, कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। और थीटा को और घटा लो, मैं तो कह रहा हूँ थीटा को 0 ही कर लो पूरा, तो क्या कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो कॉस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। एक तो ये बेचारा बोल रहा है कि भाई मैं घटूंगा, इसमें से कुछ घटा रहे हो, एक नंबर में से 10 में से 5 घटा रहे हो, है ना। ये बोल रहा है मैं घटूंगा, तो 10 की जगह अब 8 ही रह गए। और कॉस थीटा बोल रहा है मैं बढ़ूंगा, 5 से ये बढ़ के क्या हो गया 6। तो बेटा अब तो आंसर और कम आएगा ना। चाहे ऐसे सोच लो, अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे तो फिर से सुन लो कि भाई ये वाला पहला चीज तो घट रही है, पहली चीज घट रही है, पक्का वेलोसिटी घट रही है क्योंकि जी साइन थीटा अपोजिट था, पहली चीज घट रही है। और इसमें से कुछ माइनस करना था तब जाके टी आता, माइनस अब जो कर रहे हो वो ज़्यादा बड़ी चीज़ को माइनस कर रहे हो। अब तो और कम आंसर आएगा, तो टी बेटा फिर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टी क्या हो रहा है फिर से कम। कुछ बात समझ में आ रही है। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है कि टी 1 से लेकर के 3 तक, पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन 2, पोजीशन 2 से पोजीशन 3, टी डिक्रीजेस। एक लाइन लिख लो बस, इसको यहीं पर एंड कर रहे हैं बेटा, है ना, कल इसको आगे देखेंगे। आप लिख लो बस लास्ट लाइन, फ्रॉम इन सेकंड क्वाड्रेंट, फ्रॉम कट कर दो, लिख लो इन सेकंड क्वाड्रेंट टेंशन फोर्स, इन सेकंड क्वाड्रेंट टेंशन फोर्स डिक्रीजेस।